हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे थे। लास्ट क्लास में का नाम था बीपीएच। बीपीएच में हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली थी। आज जैसे कि हमने बीपीएच के बारे में पढ़ लिया था कि प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या क्या फंक्शन हैं, बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर, कहाँ कहाँ क्या अंतर है, बीपीएच की डेफिनेशन और कारण पढ़ लिए थे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली थी। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5 में। हम डिस्कस करेंगे इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम यहीं पे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद इसका जो भी मैनेजमेंट पॉसिबल हो सकता है वो पढ़ेंगे, चाहे वो कोई मेडिकल मैनेजमेंट हो या फिर वो कोई सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो या सर्जिकल, इन दोनों के बारे में हम। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो हमने जैसा कि बोला था हम साइन और सिम्टम्स को पढ़ेंगे। तो बीपीएच की वजह से साइन और सिम्टम्स क्या होता है? सिंपल सी बात आपको बताऊं तो प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होगी तो यूरेथ्रा क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। और यूरेथ्रा नैरो होगी तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि जो पहले यूरिन पास करता था तो उसकी स्ट्रीम दूर तक जाती थी। सपोज पहले वो यूरिन पास करता तो उसकी स्ट्रीम दूर तक जाती, लेकिन अब क्या हो जाएगा? डिमिनिश स्ट्रीम ऑफ यूरिन, स्ट्रीम ऑफ यूरिन। मतलब अब यूरिन में वो फोर्स ही नहीं आ पाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा फोर्स ऑफ यूरिन। फोर्स ऑफ यूरिन, सर ऐसा क्यों? यूरिन का फोर्स मतलब समझ रहे हैं? अगर यहाँ से वो यूरिन पास कर रहा है, पहले इतनी दूर तक चला जाता था अगर वो यूरिन पास कर रहा था फोर्स के साथ, पर अब वो यूरिन पास करेगा तो उसका फोर्स ही कम है, स्ट्रीम कम है। पहले इतनी लंबी स्ट्रीम थी, अब तो यूरिन वो पास करता है वहीं पे पास हो पाती है, बस दूर जा ही नहीं पाती। तो इसका कारण ये साइन है किसका? कि उसको बीपीएच हो रहा है, पहली चीज। दूसरा, हेजिटेंसी, उसको यूरिन स्टार्ट ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं हेजिटेंसी। हेजिटेंसी फील होगी उसको। हेजिटेंसी का मतलब क्या है? हेजिटेंसी का मतलब है हेजिटेट करेगा वो यूरिन पास करने में। क्या करेगा? हेजिटेट करेगा। हेजिटेंसी फील होगी उसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग ब्लैडर। मतलब वो ब्लैडर को आराम से इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरीके से खाली कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यूरिन तो पूरा पास कर ही नहीं पा रहा। अब अगर वो यूरिन पूरा पास नहीं कर पा रहा तो उसका अगला सिम्टम क्या दिखेगा उसको? ब्लैडर की जगह पे, जहां पे ब्लैडर है वहां यूरिन ज्यादा इकट्ठा होगा, तो ब्लैडर का साइज भी क्या बढ़ जाएगा? ब्लैडर का डिस्टेंशन हो सकता है। यूरिन पास नहीं होगा तो ब्लैडर क्या करेगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा और ज्यादा ब्लैडर बनेगा। ओके, इसकी वजह से उसे, की वजह से उसे पेन भी होगा। अब यूरिन पास नहीं होगा, ब्लैडर पूरा फुल हो गया, डिस्टेंडेड हो गया, तो पेन भी देखने को मिलेगा। और बाद में अगर उसने यूरिन पास भी कर लिया है, ठीक है, अब वो यूरिन पास करके वॉशरूम से निकला और वो जा रहा है रोड पे, लेकिन क्योंकि उसका यूरिन ब्लैडर तो पूरा खाली नहीं हुआ था, तो ड्रॉप 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 वो यूरिन अभी भी उसको डिप 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 डिप, जैसे बरसात का पानी टपकता रहता है ना, ऐसे होगा, जिसको बोलते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन।
उसको ड्रिबलिंग होने रहेगी, ड्रिबलिंग होगी बार बार, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन उसको देखने को, ड्रिप 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 यूरिन उसका फॉल होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिबलिंग का मतलब ड्रॉप 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 उसका यूरिन बाहर जाएगा, और इसको बोलते हैं लेट साइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बीपीएच का लेट साइन क्या है, तो आप बोलोगे ड्रॉप ड्रॉप यूरिन जा रहा है, ड्रिप 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 करके, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन जा रहा है। अगर आपसे कोई अर्ली साइन पूछेगा तो वही डिक्रीज फोर्स ऑफ फोर्स एंड डिक्रीज फोर्स एंड स्ट्रीम, इसका यूरिन, ये कौन सा साइन है, ये अर्ली। तो यूरेथ्रा के नैरो होने की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कुछ साइन देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पे, जहाँ पे हम बात करते हैं बीपीएच की। तो बीपीएच में ये सारी चीजें देखने को आपको मिलती हैं। नेक्स्ट, ये तो साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब अगर मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करूं, तो अगर मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करूं तो बताइए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं हम पहले पूछेंगे उनसे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनका, जिससे हमें उनके एज के बारे में या जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके बारे में पता लग जाएगा। पहली बात, इसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है। तो जब हम डिजिटली रेक्टम के थ्रू हैंड इंसर्ट करके पालपेट करेंगे ना, पालपेट, पालपेट, रेक्टम के थ्रू हैंड इंसर्ट करके हम पालपेट करेंगे किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को, पालपेट करेंगे किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो हमें वहां पे मास फील होगा, मास फील होगा। सर क्यों फील होगा ये मास फील, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो रखी है। किसकी हाइपरट्रॉफी हो रखी है, प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट की इतनी ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो रखी है कि जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो पालपेट फील होगा, पालपेबल होगा वहां पे। तो इससे पता चल सकता है हमें। बाकी अगर हम KUB करते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे करते हैं, तो इस एक्सरे के अंदर आपको ऐसा दिखेगा ब्लैक बटरफ्लाई साइन, ब्लैक बटरफ्लाई साइन आपको देखने को मिलता है, ब्लैक बटरफ्लाई साइन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हम एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट भी करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का भी टेस्ट करते हैं। सर ये क्या होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, मतलब इसका नॉर्मल लेवल लेस देन 4 नैनोग्राम होना चाहिए, मतलब पर ml, 1 ml में 4 Ng नैनोग्राम से कम होना चाहिए। ये कहानी तो नॉर्मल होती है अगर आपका PSA इतना आ रहा है। अगर ये 10 से ज्यादा आता है, 10 Ng पर ml से ज्यादा आता है, इसका मतलब आपकी प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है ना वो ज्यादा हो रही है। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ज्यादा ये PSA सीक्रेट होगा, PSA प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करती है, इसलिए उतना ज्यादा होगा। पर अगर आपसे कोई पूछे कि बता दीजिए सर इसको हम कंफर्म कैसे चेक करेंगे, तो उसका केवल एक ही तरीका है कंफर्म का, वो है बायोप्सी। बायोप्सी से ही आपको सेल ग्रोथ के बारे में पता लग सकता। तो ये थे मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट बीपीएच के, ये मेनली थे डायग्नोस्टिक टेस्ट बीपीएच के। तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पर्सन को देखेंगे प्रॉपरली क्या दिक्कत है क्या नहीं है। फिर हमने बोला हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब हम हैंड को इंसर्ट करेंगे रेक्टम के थ्रू और पालपेट करेंगे। अगर वहां पे मास सा फील हो रहा है, तो मास सा फील हो रहा है प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी की वजह से, वहां पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है इसलिए। फिर हमने बोला हम और क्या करेंगे, तो हम किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे करते हैं, वहां पे हमें ब्लैक बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है एक्सरे में, तो हमें समझ जाना है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ रखा है। नेक्स्ट एक टेस्ट और करते हैं हम, एंटीजन टेस्ट।
मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतना ज्यादा पीएसए रिलीज करेगी। पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। आई रिपीट, प्रोस्टेट होता है, सॉरी, पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। 4 mg से कम होगा तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 10 से ज्यादा है तो इसका मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, प्रोस्टेट की ग्रोथ एक्सेस हो गई है, इसीलिए तो पीएसए बढ़ रहा है। लेकिन कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो बायोप्सी से हम बीपीएच को कंफर्म चेक कर सकते हैं। तो ये था बीपीएच का डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब हमें पढ़ना है बीपीएच के बारे में। हमने साइनम सिम्टम्स देख लिए, हमने इसके बारे में कॉज भी पता चल गया हमको, पैथोफिजियोलॉजी हमने देख ली। अब हमको पढ़ना है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए, मतलब इसका जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को कैसे किया जाए। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के लिए आपके पास दो चीजें हैं। एक तो चीज है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट मतलब सर, मतलब हमें, आपको पता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम बढ़ रहा है कि नहीं? तो आपको कुछ ऐसे, और वहां पे पूरा नैरो हो रहा है, तो आपको कुछ ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ रहा है बहुत ज्यादा और वो नैरो हो रही है। तो आपको मसल्स को रिलैक्स करने के लिए अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर देना पड़ेगा। अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर, ये क्या करते हैं? ये करते हैं स्मूथ मसल्स, जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम। तो वहां पे पूरा कंस्ट्रिक्शन हो रखा था, पर अब आप वहां की मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो, जिससे यूरेथ्रा भी डायलेट हो जाएगा और यूरिन बाहर निकलेगा। तो ऐसी है, यही इसकी ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस। तो बीपीएच की अगर कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो याद रखना वो है टेम्सुलिन। वो है टेम्सुल, वो है टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लेकिन इसके अलावा अगर ये ना दिया हो, टेराजोसिन भी आप याद रख सकते हो। टेराजोसिन अगर एग्जाम में ना दिया हो तो टेराजोसिन भी आंसर लगा सकते हो। पर इसकी खास बात क्या है पता है? ये कॉम्प्लिकेशन, इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं टेम्सुलोसिन। ये एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन करता है, और दूसरा साइड इफेक्ट है इसका, ये हाइपोटेंशन कर, ये करवाता है हाइपोटेंशन। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा हाइपोटेंशन। ठीक है? बाकी हम पेशेंट को स्क्वाट पोजीशन में, स्क्वेटिंग पोजीशन में यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन। ठीक है? स्क्वेटिंग पोजीशन में यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं पेशेंट। स्क्वेट पोजीशन अच्छे से हो सकता है कि यूरिन ज़्यादा पास हो जाए। ठीक है? बाकी हम उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मेडिकल से ठीक नहीं होता तो हम देते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है सर? सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो हमें करवाना पड़ता है आरपी, TURP। TURP क्या है? ट्रांस यूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ये करवाते हैं हम, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड को ही कट करके निकाल देते हैं।
प्रोस्टेट ग्लैंड को ही कट करके हम निकाल देते हैं। और फिर TURP के अगर हो गई है तो हमें क्या करवाना होता है, इरिगेशन। तो इरिगेट करवा दो, जो ब्लड क्लॉट वगैरह होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, इरिगेशन। ठीक है। और सॉल्यूशन हम जो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल सॉल्यूशन को यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए TURP के बाद। इसके बाद TURP के बाद आपको ग्लिसरॉल सॉल्यूशन को यूज करना होता है, ग्लिसरॉल सॉल्यूशन को आपको यूज करना। हाँ, ये बात ध्यान है कि अगर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ TURP, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ TURP की, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अगर आफ्टर 24 आवर ऑफ TURP हो रही है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कर रहे हैं, उसके 24 घंटे बाद भी अगर लाइट पिंक कलर, अच्छा सॉरी, आफ्टर नहीं होगा, विद इन 24 आवर ऑफ TURP होने के 24 घंटे के अंदर भी लाइट पिंक कलर का अगर यूरिन आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है। तो TURP के 24 घंटे बाद लाइट पिंक कलर का अगर आ रहा है तो नॉर्मल है। TURP में ये बात आपको याद रखनी है। ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड को ही निकाल देना। ठीक। तो TURP के टाइम पे हम जो इरिगेशन करते हैं वो ग्लिसरॉल से होता है। के बाद हम NS भी यूज कर सकते हैं। के बाद हम नॉर्मल सलाइन से भी क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर TURP से नहीं हुआ तो TURP के अलावा दूसरा तरीका हमारे पास सीधा सीधा है, प्रोस्टेक्टमी। देखो, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ यूरेथ्रा का मतलब है एक पार्ट को कट करके निकाल देना, पर प्रोस्टेक्टमी का मतलब है पूरी ही प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके निकाल देना, पूरी ही प्रोस्टेट ग्लैंड को कट करके निकाल देना। प्रोस्टेक्टमी करने के 3 मेथड है हमारे पास। अगर हम प्यूबिक रीजन से इंसिजन बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, को बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी, को बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। लेकिन अगर हमने क्या किया, पेरिनियम में इंसिजन लगाया तो उसको बोलते हैं पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी, को बोला जाता है पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी। पेरिनियल एरिया में इंसिजन लगाया और अंदर जाके कट कर दिया, किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को, तो उसको तो बोलते हैं पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी। ओके। अब नेक्स्ट आता है, एक और है, को बोलते हैं रेट्रो, एक को बोलते हैं रेट्रोप्यूबिक। रेट्रोप्यूबिक का मतलब ये है कि हम इंसिजन कहाँ पे लगाएंगे, लोअर अब्डमन में। लोअर अब्डमन में क्या लगाते हैं, इंसिजन। लोअर अब्डमन में इंसिजन लगाते हैं तो उसको बोला जाता है रेट्रोप्यूबिक। ठीक है, इसको बोला जाता है रेट्रोप्यूबिक। एक और अंतर है, जो सुप्राप्यूबिक है हम उसमें यूरिनरी ब्लैडर को भी इन्वॉल्व करते हैं। को इन्वॉल्व करते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मतलब प्यूबिक से सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टमी का मतलब क्या है कि आप प्यूबिक रीजन से इंसिजन लगा रहे हो, और इंसिजन जब प्यूबिक रीजन में लगाते हो तो उस समय यूरिनरी ब्लैडर में भी इंसिजन लगेगा। ठीक है। अब
पेरिनियल वाला आपको पेरिनियल पार्ट में, लेकिन रेट्रोप्यूबिक का मतलब है विदाउट ब्लैडर, आपको ब्लैडर को इंसीजन नहीं करना है। रेट्रोप्यूबिक में अब्डोमेन में ही लगा रहे हैं पर ब्लैडर को इंसीजन। सिंपल एक बात याद रखनी है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड को ही निकाल देते हैं, निकालने के 3 तरीके हैं। या तो आप उसको लोअर अब्डोमेन में इंसीजन लगा के कट करके निकाल दो बिना ब्लैडर को टच किए। बिना ब्लैडर को टच किए आपने लोअर अब्डोमेन में कट लगाया और ब्लैडर को निकाल लिया, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड को निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोला जाता है रेट्रोप्यूबिक। अगर आपने प्यूबिक एरिया से कट लगाया, ब्लैडर को भी कट इंसीजन लगाया, उसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक, उसको बोलते हैं सुप्राप्यूबिक। और अगर आपने पेरिनियल पार्ट में कट लगाया तो उसको बोलते हैं पेरिनियल। इज इट क्लियर? ओके, तो ये कहानी थी हमारी बीपीएच के बारे में। तो ये कहानी पढ़ी हमने बीपीएच के बारे में। यहीं पे हमारा खत्म होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।